हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशल की क्लास चल रही है, जिनमें से आपको मैं मैनेजमेंट की क्लास आपको पढ़ा रहा हूं। और मैनेजमेंट में आप लोगों को मैंने प्रबंध के बारे में बता चुका था। प्रबंध की हर एक अंग पर हमने बात कर चुका था। हमने ये भी बताया था कि उसके अंग में नियोजन के बारे में, है ना। तो एक उनमें से ही एक नियोजन है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नियोजन, प्लानिंग, है ना। अगर हम देखें, किसी घर को बनाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से प्लानिंग करने पड़ते हैं, या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, है ना। तो प्रबंध क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक तरीके से हम देखें कि मैनेजमेंट अगर हम सब जगह स्वतंत्र रूप से मैनेजमेंट किया जा सकता है, किसी बंधन में नहीं है मैनेजमेंट, है ना। ये चीज पॉइंट याद रखना आप, क्योंकि मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप घर में भी मैनेजमेंट को करते हैं। मैंने आपको 2-3 राइटर के नाम बताए थे, लेखक के नाम बताए थे, उनके अनुसार भी मैनेजमेंट को अलग अलग तथ्यों में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था नियोजन। अब नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब एक तरह से हम इंग्लिश में समझें इसे प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है, कैसे हम काम करें कैसे ना करें। अगर आप कोई भी घर भी बनाना चाह रहे हो तो घर बनाओगे तो आप ऐसे ही तो बना नहीं दोगे, विदाउट प्लानिंग के तो घर बनेगे नहीं, है ना। तो परिभाषा इसका क्या है नियोजन का, तो हम देख लें परिभाषा को। सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि जो भी प्लानिंग से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो किस पे आधारित रहेंगे? कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेंगे, ठीक है। थ्योरी बेस्ड भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी, दोनों, है ना। किसी भी कार्य करने से पूर्व, लिखते चलना, किसी भी कार्य करने से पूर्व किसी भी कार्य करने से पूर्व चिंतन तथा निर्वाचन की प्रक्रिया, चिंतन तथा निर्वाचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपना नियोजन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, किसी भी कार्य करने से पूर्व, हम कोई भी काम करते हैं उससे पूर्व हम उसके बारे में सोचते जरूर हैं, है ना। अब उसके बारे में अगर हम सोचें और सोच के उस काम को करेंगे तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? प्लानिंग में आ जाएंगे। क्या करना है, देखो आपको कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं, क्या करना है। पहला पॉइंट ये याद रखें, कैसे करना है, कब करना है, कब करना है, ठीक है। इसके बाद में अपन कैसे करना है ये भी लिख लो आप, कैसे करना है। कोई भी काम को ये तीन तीन से ही आधारित रहेंगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यही काम होते हैं, ठीक है। अगर प्लानिंग आपने किया है तो प्लानिंग को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसी पर आधारित रहेंगे ये, है ना। तो परिभाषा से हमें क्या समझ में आया? किसी भी कार्य को या किसी भी कार्य करने से पूर्व चिंतन तथा निर्वाचन की प्रक्रिया ही नियोजन कहलाता है। अगर हमने कोई भी काम किया तो कोई भी काम करने से पूर्व हम क्या करेंगे? उसके बारे में सोचेंगे जरूर, और सोचने के बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि वही काम हमें करना है। निर्वाचन का मतलब वोट डालना नहीं, निर्वाचन का मतलब डिसाइड करना, ठीक है। हमने क्या किया? डिसाइड कर लिया कि हमें वही काम करना है, उसके आधार पर कोई भी काम हमें नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी काम को चुन लिया बिना डिसाइड किए हमने उसे करना चालू कर दिया, तो ऐसे में तो हमारे बिजनेस में लॉस हो जाएगा, है ना। कब करना, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये चीज आप याद रखना। अगर मैंने आपको पहले पिछली क्लास आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अंग के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने वहां व्याख्यान किया हुआ था, ठीक है। अगर नियोजन की अंग पे चले, ठीक, परिभाषा समझ में आ गया। बहुत सारे विशेषज्ञों ने, बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने मत दिए हैं, वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, क्लास के लास्ट में, ठीक है। उससे पूर्व हम देख लें इसके अंग कितने हैं, ठीक है। नियोजन के अंग, ठीक है। नियोजन के अंग की बात आ जाए तो लक्ष्य बोल सकते हैं या उद्देश्य। पहला जो इसका अंग है वो क्या है? लक्ष्य, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? उद्देश्य, ठीक है। या तो इसके बाद में हमारा जो दूसरा रहेगा वो रहेगा क्या? नीतियां, ठीक है। नीतियां,
नीतियां भी याद रखें, क्योंकि एक एक को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको। इसके बाद में नियम, ठीक, नियम के बाद में क्या, विधि या तरीका, तरीका या विधि बोल दो आप, ठीक है। विधि के बाद आ जाए आप कार्यक्रम, ठीक। इसके बाद में आप लिखो बजट, बजट। और इसके बाद में लिखना है आपको व्यू रचना। क्या लिखना है आपको, व्यू रचना, ठीक। और एक और है जिसके नाम हम जानते हैं परियोजना। इतने सारे अंग हैं, इन्हीं पर नियोजन कार्य करता है, ये विशेष रूप से आप याद रखें, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, पहला बताया मैंने उद्देश्य, लक्ष्य, किसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही नियोजन सेट रहेगा। नीतियां, बिना नीतियां कुछ हो नहीं सकता। नियम, बिना नियम के आप काम कर नहीं सकते, है ना। परियोजना, विधि, कार्यक्रम, बजट, और एक और बताया था मैंने व्यू चक्र के बारे में। सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य या लक्ष्य की बात करें, तो यहीं पे आपको मैं समझा देता हूं उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो आप लिखते चलना, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। उद्देश्य आप हेडिंग में डाल रहे हो, हेडिंग में डालने के बाद में आप उसे लिख जरूर सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य की बात आ जाए, तो लक्ष्य में हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, वो क्या है, यह नियोजन का प्राथमिक क्या है, चरण है, ठीक है। यह नियोजन का प्राथमिक चरण है, ठीक है। यह नियोजन का क्या है, प्राथमिक चरण है। मतलब स्टार्टिंग हमारा क्या होगा, लक्ष्य या उद्देश्य से होगा। हमने कोई भी काम को सोचा है ना, तो हमारा सबसे पहला जो नियोजन का पहला उद्देश्य होगा वो क्या, प्राथमिक चरण क्या होगा, उद्देश्य या लक्ष्य होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये भी समझ सकते हैं, यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होंगे, ठीक है। यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घकालीन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों होंगे ही। क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन इनमें से कौन है, तो आपको ऑप्शन ऑप्शन दे दिया जाएगा, नियोजन है, संगठन है, ठीक। तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेट करने पड़ेंगे। और क्या पॉइंट इसमें सेट हो सकता है, और ये है आर्थिक, यह आर्थिक व सामाजिक दोनों होता है, ठीक है, ये भी लिख लेना। यह आर्थिक व सामाजिक दोनों होता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, क्या पॉइंट और भी आ सकते हैं, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं, ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से ये काम करता है। और वाह, दोनों रूप से, ठीक है। एक एक पॉइंट को विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि एक एक पॉइंट से ही क्वेश्चन उठेंगे, है ना। और इसके बाद में हम लिख सकते हैं, उद्देश्य संस्था के उच्च प्रावधानों द्वारा निर्धारित होता है। लिख लें इस पॉइंट को भी, उद्देश्य संस्था के उच्च प्रावधानों के द्वारा निर्धारित होता है। ये पॉइंट आप याद रखें, ठीक। तो मैंने लक्ष्य में 5 या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आपको मैंने बताया। पहला पॉइंट, नियोजन जो है, नियोजन का फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें अंग की बात, तो अंग में हमने लक्ष्य या उद्देश्य को देखा। तो उद्देश्य में हमने क्या देखा, यह नियोजन का प्राथमिक चरण है, स्टार्टिंग यही से होगा, ठीक है। यह अल्प और दीर्घ दोनों हो सकते हैं, ठीक। और यह आर्थिक व सामाजिक दोनों रूप से काम करता है। और इसमें मैंने फिर आपको तीसरा पॉइंट क्या बताया,
तीसरा पॉइंट बताया मैंने आपको कि यह आर्थिक आंतरिक व बाह्य दोनों रूप से काम करता है। ठीक है, यह आंतरिक व बाह्य दोनों रूप से ये काम करता है, अंदर और बाहर दोनों जगह ये काम करेगा। इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य संस्था के उच्च प्रावधानों का निर्धारण करना। ठीक है, संस्था को अच्छे टारगेट अचीव कराने में ये इसका योगदान रहेगा। ठीक, लक्ष्य को समझ गए आप, लक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं, उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट नीतियां पे चलते हैं और आज पूरा नियोजन को ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि अलग अलग पढ़ने से बेहतर है कि एक ही क्लास में हम पूरा का पूरा नियोजन को पढ़ लें, है ना। चलो नीतियां पे आ जाओ। नीतियां मतलब पॉलिसीज। ठीक है, नीतियां हेडिंग डाल लेना आप, नीतियां। ठीक, नीतियां पे पहला क्या क्या नीतियां हो सकती है, नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। तो हम बोल सकते हैं ये नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, सेकेंड अंग बोल सकते हैं किसका, नियोजन का, नियोजन का ये सेकेंड अंग है। ठीक, इसके बाद में हम और क्या लिख सकते हैं, नीतियां सबके लिए है। नीतियां मतलब जो पॉलिसीज होती हैं वो सबके लिए होता है, तो नीतियां सबके लिए है, नीतियां सबके लिए है। ठीक है, नीतियां जो है वो नीतियां सारे स्तर वाले लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि ये निम्न स्तर वाले लोगों के लिए नीतियां बनाई जा रही है या उच्च स्तर वालों के लिए नीतियां बनाई जा रही है। एक बार नीतियां बन गई, पॉलिसीज बन गई, तो वो सारे लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, अब नियम जो है, नियम को समझो आप। नीतियां समझ में आ गया, दो ही टर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, वही टर्म आपको लिखना है। ठीक, अब इसके बाद में आपको नियम, नियम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नियम नियम इसके अकॉर्डिंग ही पूरा नियोजन काम करेगा। तो आप नियम, ये आदेशात्मक होता है। पहला तो यही नियम क्या होता है, आदेश पर काम करने वाला है ना। तो नियम आदेशात्मक, आदेशात्मक होता है। ठीक है, आदेशों पर काम करता है ये नियम। और क्या लिख सकते हैं, नियम के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी होता है। नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध दंड का प्रावधान है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, निर्णय दृढ़ होते हैं। मतलब हमने बोल दिया कि अगर हमें निर्णय लेना है तो वो कैसा होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, निर्णय कैसी होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। याद रखना, निर्णय कैसी होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। ये भी पॉइंट याद रखें आप। इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक विशेष लिखित विवरण है, या याद रखना यह एक, यह एक विशेष, यह एक विशेष लिखित विवरण है। ठीक है, इसके बाद में ये समझ में आ रहा है ना, नियम। अगर किसी कंपनी ने प्लानिंग किया है तो प्लानिंग में नियम तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना। अब नियम क्या बताया, नियम आदेशात्मक होता है, नियम को फॉलो करने के लिए ही काम किए जाते हैं। अब नियम के विरुद्ध दंड का प्रावधान है, अगर नियम को आप तोड़ दोगे दंड बिल्कुल मिलना ही मिलना है। जो नियम है वो निर्णय दृढ़ होता है, अगर नियम एक बार किसी ने बना दिया तो उसे मिटाने की, मिटा कोई नहीं सकता। ठीक है, एक विशेष लिखित विवरण है। नियम क्या है, लिखित विवरण है, लिख के ही आपको दिखाया जाएगा कि भैया ये कंपनी में नियम बनाए गए हैं, इन नियम को आपको तोड़ना नहीं है। ठीक है, नियम का क्षेत्र सीमित होता है, अगर किसी के लिए या किसी कंपनी के लिए नियम बनाया गया है तो उसके क्षेत्र कैसे रहेंगे, सीमित रहेंगे। ये भी आप पॉइंट लिख जरूर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े और समझे चीजें। विधि, ठीक है, ये लिख लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिख के समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
विधि, ठीक है, मेथड बोल सकते हैं हम इंग्लिश में इसे, विधि। अब विधि को समझो कि विधि क्या है, ठीक है। विधि किसी क्रिया को करने की वृद्ध व्याख्या करती है। विधि किसी क्रिया को करने की वृद्ध व्याख्या करती है, मतलब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं उस काम को बढ़ा के, मतलब विधि के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा, है ना। कोई एक मेथड आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उस मेथड के अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं किसी काम को सही तरीके से करना, ये लिख सकते हैं। किसी काम को क्या लिख सकते हैं हम, किसी काम को सही तरीके से करना ही हमारा क्या कहलाएगा, विधि कहलाएगा, ठीक है। और भी इसमें पॉइंट है, वो भी आप लिखते चलो। जैसे कि हम बोल दें अच्छे तरीके से कम लागत में काम कर सकते हैं। अच्छे तरीके से कम लागत में काम कर सकते हैं। अच्छे, अगर आपकी विधि अच्छी है तो कंफर्म है आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो कम लागत, अच्छा तरीका आपके पास में है तो कम लागत में आप काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्या पॉइंट है, विधि को प्रबंध के द्वारा लागू किया जाए, ठीक है। विधि जो है वो किसके, मैनेजमेंट के द्वारा, विधि को प्रबंध के द्वारा लागू करना आवश्यक है। प्रबंध के द्वारा लागू करना आवश्यक है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। विधि जो है, मेथड जो है, प्रबंध या मैनेजमेंट के द्वारा ही लागू करना होता है, ठीक है। विधि का संबंध विभागीय, मतलब कोई भी, मतलब हर एक विभाग में इसका विधि फॉलो किया जाएगा, इनपुट हो चाहे आउटपुट, ठीक है। विधि इनपुट या आउटपुट दोनों में काम आएंगे। विधि का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक, ये भी पॉइंट लिख लेना। विधि का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है। विधि में मैंने 4 पॉइंट बताया, 4 पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखना, है ना, ठीक। आपको याद रखने के लिए अभी लास्ट में मैं शॉर्ट तरीके बताऊंगा कैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक एक करके आप समझते चलो, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है ना, एक्सप्लेन भी करना है, इसलिए मैं आपको सीधा लिखवाते चल रहा हूं और पढ़ाते भी चल रहा हूं साथ साथ में, ध्यान रखना। विधि हो गया हमारा। बजट भैया आप कोई भी प्लानिंग करोगे बिना बजट के आपका काम होगा क्या, है। प्लानिंग तो कर लिए, पैसे नहीं तो क्या कर लोगे आप। बजट की दोहरी भूमिका होती है, याद रखना। बजट की दोहरी भूमिका होती है। बजट की कौन सी भूमिका, दोहरी भूमिका होती है, विशेष रूप से याद रखना। देखो कैसे दोहरी भूमि कैसे, ये नियोजन भी कर सकता है, नियंत्रण भी कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। प्लानिंग को बना भी सकता है, उस प्लानिंग को वो क्या कर सकता है, नियंत्रण भी कर सकता है, दोहरी, इसलिए मैंने दोहरी बोला है, ठीक है। और दूसरा बजट भविष्य के लिए होता है। बजट जो होता है, बजट भविष्य के लिए होता है, ये याद रखना, भविष्य के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमी में बजट नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भैया। लास्ट में बता दूंगा थोड़ा सा, इसी को मैं बजट को थोड़ा डेफिनेशन वगैरह आपको बता दूंगा, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा ये पेपर में। तो और लिख सकते हैं बजट बदलता नहीं है, मतलब बजट क्या है, लचीला होता है। क्या बोल सकते हैं, बजट बदलाव किया जा सकता है। लचीला का मतलब बदलाव करना, है ना। बजट क्या है, बजट में बदलाव किया जा सकता है। बजट लचीला होता है, ठीक है, मतलब बदलाव किया जा सकता है, ये पॉइंट को भी याद रखें। बजट एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है।
मतलब बजट का समय सीमा है कि उसी समय में बजट को पेश किया जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं बजट एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, ठीक है। चलो बजट की थोड़ी सी आप परिभाषा आपको मैं समझा देता हूं, बजट की क्या क्या परिभाषाएं हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो बजट जो है हम बोल सकते हैं बजट है, अर्थशास्त्र में बता रहा हूं, मैनेजमेंट में आप इसे थोड़ा सा देख सकते हैं, मगर मैं आपको अर्थशास्त्र को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। बजट भाषा फ्रांसीसी के बुजटे शब्द से लिया गया, किससे लिया गया, ध्यान रखो। बजट जो है, बजट फ्रांसीसी के कौन सी शब्द बताया मैंने, बुजटे, है ना, याद रखना क्या शब्द बताया, बुजटे से लिया गया है। ये शब्द है, फ्रांसीसी का शब्द बुजटे है, और बुजटे का अर्थ क्या होता है, थैला, थैला या पर्स बोल सकते हैं हम। बुजटे का अर्थ क्या होता है, थैला या पर्स, ठीक। अब ये बताओ, जो पर्स होता है, पर्स में आप किस चीज का हिसाब किताब रखते हो, हम बोल सकते हैं पर्स में क्या होता है, पर्स में होता है भैया हिसाब किताब, ठीक है। पर्स में क्या होता है, हिसाब और किताब, मतलब हम बोल सकते हैं आय और व्यय, ठीक है। पर्स जो है वो आय और व्यय का लेखा जोखा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं आय और व्यय के लेखा जोखा की व्याख्या कौन करता है, बजट करता है, ठीक है। कितने, कौन सी देश में कितने खर्च होने हैं, कितने नहीं होने हैं, पैसा कौन देगा, किसके आधार पर मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, बजट होगा, ठीक है। बजट को मैंने क्या बताया, फ्रांसीसी के बुजटे शब्द से लिया गया है। बुजटे का अर्थ थैला होता है, थैला को अगर हम आमतौर पर देखें तो हिसाब किताब होता है, या तो उससे और हम लो लेवल में समझने की कोशिश करें तो आय और व्यय होता है, ठीक है। आय किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, आप एक बार मुझे जरूर कमेंट में बताएं, आय किसे कहा जाता है और व्यय किसे कहा जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। चलो ये हमारा बजट था वो कंप्लीट हो गया है बजट के आधार पर। और कभी कभी भारत में अगर मैं बोलूं, भारत में हिंदी में बजट की शुरुआत किस व्यक्ति ने किया था और कब किया था, एक पॉइंट है भारत में, पॉइंट ये है भारत में, ठीक है, बजट की शुरुआत, बजट की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत हिंदी में, इससे पूर्व अगर देखा जाए तो इंग्लिश में था, इंग्लिश में भी बता दूंगा मैं। हिंदी में अगर देखा जाए, हिंदी में किस व्यक्ति ने किया था, तो उस व्यक्ति कब किया था, तो 1955 में, ये पॉइंट भी आप याद रखें, 1955 में हिंदी में प्रकाशित किया था, उसका नाम है CD देशमुख। क्या बताया मैंने आपको, CD देशमुख, ठीक है, CD देशमुख, ठीक। 1916 में ये व्यक्ति ICS क्वालिफाई किया था इसने, ठीक है। ये फर्स्ट रैंक लाने वाला व्यक्ति CD देशमुख थे। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते तो एक बार पढ़ना जरूर इनके बारे में, ठीक है। अगर बोला जाए भारत में, क्वेश्चन अगर पलट फेर मार जाए, भारत में इंग्लिश में बजट की शुरुआत कब की गई थी, ध्यान रखना, भारत में बजट की शुरुआत इंग्लिश में कब की गई थी, तो 1860 में की गई थी। इंग्लिश की बात आ जाए तो कब, 1860 में, ये भी याद रखना आप, ठीक है। इंग्लिश में अगर बजट को पूछा जाए तो कब इसकी शुरुआत की गई थी, 1860 में, ठीक। जेम्स विल्सन का नाम आपने सुना होगा, जेम्स विल्सन के द्वारा, ध्यान रखना क्या नाम है, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा इंग्लिश में बजट को प्रकाशित किया गया था या लागू किया गया था, और भारत में CD देशमुख के द्वारा, ठीक है, हिंदी में, और ये व्यक्ति इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, प्रकाशित किया था, ये विशेष रूप से आप ध्यान जरूर रखें। चलो बजट पढ़ाने में भिड़ जाऊंगा तो भैया बहुत खतरनाक है ना, तो अभी इसे यही छोड़ देते हैं, क्योंकि बजट के हम अर्थव्यवस्था के रूप में, अर्थव्यवस्था तो हो गया, हम प्रबंध के रूप में समझते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़े, मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया कि बजट जो है, बजट जो है नियोजन के लिए किस किस काम में आ सकता है, तो बजट दोहरी भूमिका है, ठीक है। बजट भविष्य के लिए होता है, बजट लचीला होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बजट लचीला होता है
नियोजन के किस या कौन सी भाग का अंतर्गत है ये, तो आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कार्यक्रम या प्रोग्राम को समझते हैं, ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना एक बार। एक ही सब्जेक्ट में आप अगर पूरा समय दे दोगे तो कैसे आप पढ़ पाओगे, है ना, इसीलिए आपको समय ज्यादा नहीं देना है। ठीक, कार्यक्रम, कार्यक्रम या प्रोग्राम बोल दें आप, है ना, बजट की जगह में इधर आप लिख सकते हो कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम। अब प्रोग्राम, यह एक एकल प्रयोग योजना है, या तो बोल सकते हैं यह एक, लिखो, यह एक एकल प्रयोजना, परियोजना है। ठीक है, ये भी चलो। और क्या है इधर, एकल परियोजना, कार्यक्रम अल्पकालीन और दीर्घकालीन। ठीक है, लंबे समय तक के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, कार्यक्रम अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होता है, तो ये भी लिख लेना, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ये दोनों होता है। कार्यक्रम जो होता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होता है। ठीक है, कार्यक्रम को बजट का समर्थन प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आएगा और कंफर्म है ना। कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम जो है वो क्या है, बजट का, कार्यक्रम को बजट का समर्थन प्राप्त होता है, कार्यक्रम को किसका, बजट का समर्थन, समर्थन प्राप्त होता है। क्योंकि अगर कार्यक्रम आपने किया है और बजट नहीं है आपके पास तो आप निपट गए, कहानी खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़े और चीजें और समझते। कार्यक्रम के अनुसार ने भी हमने देख लिया, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें बता रहा हूं, फालतू की चीजें बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चैप्टर अपना बहुत बड़ा है और शॉर्ट में अपने को, शॉर्ट तो नहीं बोल सकते अपन, इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे भी नहीं ना आ सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कार्यक्रम के आधार पर भी हमने देख लिया, परियोजना, परियोजना के आधार पर भी देख लें अपन, परियोजना, परियोजना के आधार पर भी आप देखो, परियोजना के आधार पर बड़ी योजनाएं जब तक छोटे भागों में विभाजित की जाती है वह सभी भाग परियोजना कहलाते हैं। लिख लें, बड़ी योजनाएं जब कई छोटे भागों में, जो बड़ी योजना होती है, बड़ी योजनाएं कई छोटे भागों में, कई छोटे भागों में विभाजित की जाती है, विभाजित की जाती है, विभाजित की जाती है, उन सारे भागों को परियोजना कहते हैं, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये परियोजना की उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। ध्यान रखना, जो परियोजना है उनका उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, ये पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखें। चलो 2 ही पॉइंट है इसमें, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। चलो व्यू रचनाएं, व्यू रचनाएं, व्यू रचनाएं को समझ लो आप। व्यू रचनाएं, ठीक है, व्यू रचनाएं में आप एक एक पॉइंट लिखते चलो। यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है, पहला क्या लिखना है, ये लंबे समय के लिए प्रक्रिया है, यह लंबे समय के लिए प्रक्रिया है, यह लंबे समय के लिए प्रक्रिया है, पहला पॉइंट। व्यू रचना का निर्माण उच्च स्तरीय, लिख सकते हो आप, व्यू रचना का निर्माण उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, व्यू रचना का निर्माण, अगर इसका निर्माण देखें हम, निर्माण उच्च स्तरीय लोगों के आधार पर होता है, ये है ना, उच्च वर्ग के लोगों के अकॉर्डिंग ही इसकी रचना की जाती है। ठीक है, चलो इसे भी बोल सकते हैं, टाइम पर इसे बदलाव भी किया जा सकता है, व्यू रचना की टाइम पर क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है।
ठीक, चलो। एक व्यक्ति है, उनका नाम बता रहा हूं मैं, डेविड मुर्रे। क्या नाम बताया मैंने? डेविड मुर्रे। ठीक है। इस व्यक्ति के अनुसार वह आर्थिक व्यू रचना है। ठीक है। बाहरी तौर पर आर्थिक को समझना, ये आर्थिक को मजबूत करना, बाहरी तौर पर मजबूत करना, ये पॉइंट याद रखना, ये आएगा। किसके अनुसार कहा गया था व्यू रचना में? डेविड मोरे के अनुसार बाहरी तौर पर आर्थिक मजबूत करना, है ना। अगर हम बाहर तौर पर आर्थिक को मजबूत नहीं किए तो हमारी कहानी खत्म है। ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं आंतरिक संगठनात्मक व्यू रचना है, मतलब आंतरिक मतलब अंदर भी आपको संगठन का निर्माण बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है। तो लिख सकते हैं आंतरिक, इन्हीं के द्वारा आंतरिक संगठनात्मक व्यू रचना है। ठीक है। ये पॉइंट विशेष रूप से आप एक एक पॉइंट को याद रखें, यही पॉइंट हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगर हम देखें सिद्धांत, है ना, अगर हम नियोजन के सिद्धांत पर बात करें, सिद्धांत याद रखना किसकी बात हो रही है? सिद्धांत की। ठीक है। नियोजन की सिद्धांत की बात अगर हम करें तो नियोजन की सिद्धांत, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है। तो नियोजन की सिद्धांत कार्य कुशलता का सिद्धांत, मतलब अपने उसूलों पर कार्य किया जा सकता है। ठीक है। पहला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं? कार्य कुशलता का सिद्धांत मतलब अपने उसूलों पर काम करना। ठीक। दूसरा हम व्यापकता का सिद्धांत बोल सकते हैं हम। देखो पहला आप लिख लेना कार्य कुशलता का सिद्धांत, एक एक को अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं क्या? समय का सिद्धांत। दूसरा क्या लिख सकते हैं? समय का सिद्धांत। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें क्या? मान्यता का सिद्धांत। मान्यता का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता का सिद्धांत, ये पॉइंट भी याद रखें। ठीक है। कितने हो गए? 4। एक पॉइंट और लिख लो आप, सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत। ठीक है। इससे ज्यादा पॉइंट तो आप मत लिखें तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हैं इसके। अगर लिखना चाहोगे तो आप लिखते लिखते आपको शाम तक हो जाएगा, मगर आप लिख नहीं पाओगे। बस इंपॉर्टेंट मुझे यही लगा। ठीक है। एक और लिख सकते, उद्देश्यों का सिद्धांत। स्पष्ट या व्यवहारिक दोनों होनी चाहिए। देखो मैं आपको समझा पूरा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें लिख लो। कार्य कुशलता का सिद्धांत मतलब हम अपने उसूलों पर ही कार्य करेंगे, विदाउट उसूलों का काम नहीं करेंगे। दूसरा समय का सिद्धांत। अब समय का मतलब क्या? नियोजन करते समय समय की सतर्कता होनी चाहिए। भैया अगर समय हमें नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो समय भी तो है, उसकी भी सतर्कता होनी चाहिए अपने को, है ना। चलो इसके बाद में दूसरा क्या है? मान्यता का सिद्धांत। मान्यता का मतलब क्या है? अच्छे विचार के साथ अपने को क्या करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छे विचार के साथ अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो काम आपकी खराब होने वाली है। ठीक है। इसके बाद में क्या है? लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता का मतलब होता है अप्रत्याशी या अप्रत्याशील, है ना। अप्रत्याशील मतलब जिनका अनुमान ना हो। ठीक है।
या जिनका अनुमान ना हो वो क्या अप्रत्याशित होते हैं। घटनाओं के कारण होने वाली हानि को कम किया जा सके। देखो अगर हमें पहले से ही पता हो जाए कि भैया ये काम करने से ये होगा, ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, अब मुझे पता है कि भैया मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में मुझे ये घाटा हो सकता है, पहले ही मैंने सोच लिया, तो वही क्या हो गया, लोचशीलता का सिद्धांत हो गया। ध्यान रखना है ना, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो और पहले ही आपको जानकारी हो जाए कि उसमें लाभ क्या होने हानि क्या होनी, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हो। चल और क्या बताया, सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के सिद्धांत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। सहभागिता का मतलब क्या है, सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आपसी समझ, आपसी मतलब बोल सकते हैं जितने भी लोग हैं जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग हैं। बुक के अगर अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत ही ज्यादा टफ है भाई, है ना, मैं अपने शब्दों में आपको समझा रहा हूं। जितने भी लोग हैं आपके, अगर सबके आपस में अगर मेल मिलाप बहुत अच्छा रहा तो काम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो जाएंगे। मेल मिलाप है नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, आपने किसी को काम बोला वो किए ही नहीं, फिर उसने दूसरे को बोल दिया, उसने तीसरे को बोल दिया, तो आपका काम तो बढ़ते चल रहा है ना, आपका काम पर्टिकुलर हो थोड़ी ना रहा है, ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं मूल्यांकन का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, है ना, वैकल्पिक मार्ग का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, समय का सिद्धांत तो लिख लिया, परिवर्तन का सिद्धांत भी आ जाएगा, बहुत सारे सिद्धांत हैं इसके, ठीक है। तो याद रखना, कुछ कुछ मैं बोलते भी जा रहा हूं तो वीडियो को स्किप कर करके या तो आप बोल सकते रोक रोक के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सिद्धांत कंप्लीट हो गए हमारे, चलो आगे देखते हैं। और देखो मैं जल्दी के वजह से आपको दे तो पूरा रहा हूं, बोलते भी जा रहा हूं, बस नोट डाउन करते रहना, क्योंकि नोट डाउन करोगे तभी आपकी भलाई है, नहीं तो भैया देखते चले और बाद में पता चला हमें कुछ ही नहीं बन रहा है। चलो विशेषताएं समझ लो, नियोजन की क्या विशेषताएं, विशेषताएं नियोजन की क्या अपने को पता होनी चाहिए, विशेषताएं, ठीक है। नियोजन से ही पहला पॉइंट हमारा होगा, नियोजन से ही, किससे, नियोजन से, नियोजन से ही किसका, प्रबंध का, नियोजन से ही प्रबंध प्रक्रिया प्रारंभ होता है। प्रबंध प्रक्रिया क्या होगा, प्रक्रिया प्रारंभ होगा, याद रखना, ठीक है। नियोजन से ही प्रबंध प्रक्रिया क्या होगा, प्रारंभ होगा, बेस्ट है ये विशेषता में, ठीक है। और भी अपन बोल सकते हैं नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, नियोजन जो है वो क्या है, सर्वव्यापी है। नियोजन क्या है, सर्वव्यापी है, ये भी पॉइंट आप याद रखें। नियोजन क्या है, सर्वव्यापी। अगर सर्वव्यापी मतलब बोलूं मैं, यह संस्था के सभी विभागों में लागू होता है, ठीक है। नियोजन चाहे उच्च स्तर पर हो, ठीक है, मतलब अधिक होना चाहिए, उच्च स्तर पर भी होनी चाहिए, निम्न स्तर पर भी होनी चाहिए, है ना, तो दोनों जगह हो सकता। सर्वव्यापी मतलब सबके लिए है, ठीक है। नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन क्या है, लिख लो आप, तीसरा पॉइंट, नियोजन जो है, नियोजन भविष्यवादी है। भविष्यवादी है, नियोजन क्या है, भविष्यवादी है ना। हम क्या बोल सकते, नियोजन अवसरों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। नियोजन भैया भविष्यवादी होनी चाहिए, मतलब सीधा सा नियोजन करते समय भविष्य के आने वाले सभी अवसरों का ध्यान रखना चाहिए। जितने भी अवसर हमारे पास आएंगे भविष्य में वो सारे के सारे हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलो मानसिक एवं बौद्धिक अभ्यास, चौथा मानसिक एवं बौद्धिक, बौद्धिक, मानसिक एवं बौद्धिक अभ्यास, ये भी पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। मानसिक एवं बौद्धिक अभ्यास, हम ये बोल सकते हैं विवेकपूर्ण से, है ना, या विवेकपूर्ण से निर्णय लेना, है ना, अच्छे ढंग से हमें निर्णय लेना है, बुद्धि को समझ के लेना है, मानसिक रूप से हमें संतुलित रहना है, ठीक है। उच्च स्तर की आवश्यकता तो होती ही होती है। उच्च स्तर वाले जो लोग होते हैं मानसिक और बौद्धिक दोनों रूप से इन्हें क्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए, अच्छे होनी चाहिए, ठीक है।
साधनों की उपलब्धता, पांचवा साधनों की उपलब्धता लिख लेना, साधनों की उपलब्धता, ठीक है, साधनों की उपलब्धता पर आधारित। अगर हम बोले नियोजन की अंतिम रूप क्या है तो वित्तीय है, तकनीकी है। अगर इन दोनों की, तकनीकी या वित्तीय, इन दोनों की अवधारणा आकलन किया जा सकता है तो बेस्ट है, ठीक है। साधनों पर हमारे पास में पूरे संसाधन या साधन होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो देखो, पहला मैंने बताया प्रबंधक का प्राथमिक कार्य क्या है, दूसरा बताया कि भैया नियोजन जो है सर्वव्यापी, तीसरा मैंने बताया नियोजन भविष्यवादी है, नियोजन का निर्णय है, नियोजन में निर्णय है, ठीक है, बिना निर्णय के आप काम नहीं कर सकते। मानसिक एवं बौद्धिक अभ्यास होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी अच्छा और बौद्धिक रूप से भी अच्छा होनी चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता भी आपके पास में बहुत अच्छे से होनी चाहिए किसी बिजनेस को करने के लिए। देखो, बिजनेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे ही समझ सकते हो आप। चलो आगे बढ़े, है ना। अब आपको मैं समझाता हूं क्या, बहुत सारे लोगों का मत, मतलब बहुत सारे इतिहासकार हैं या बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, उनका कथन क्या क्या है, ठीक है। चलो इतने तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको मैं आगे लेके चलता हूं और लास्ट में आपको रिवाइज भी करा दूंगा मैं। विशेषज्ञों की कथन या विशेषज्ञ, है ना, टॉपिक रहेगा आपका विशेषज्ञ, ठीक है। विशेषज्ञ मतलब बड़े लेखक बोल सकते सीधा। एक व्यक्ति है प्रोफेसर उर्मिल, ठीक है, प्रोफेसर उर्बिक है, उर्बिक सॉरी उर्बिक, ठीक है। प्रोफेसर उर्बिक के अनुसार लाभ कमाने का उतना ही लक्ष्य हो सकता है जितना जीवन के लिए भोजन, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से। लाभ 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 कमाने का जितना लक्ष्य होता है, लाभ कमाने का लाभ कमाने का उतना ही लक्ष्य हो सकता है, उतना ही लक्ष्य हो सकता है जितना जीवन के लिए भोजन, जीवन के लिए भोजन। अब ये बताओ कि आप बिना लाभ के कोई काम करोगे? बिल्कुल नहीं। जैसे हमारी शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही बिजनेस के लिए लाभ की आवश्यकता है। बिना लाभ के आप कुछ भी नहीं करोगे। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या हुआ? लाभ कमाना। अब लाभ कैसे कमा सकते हो भैया? जब तक आपका उद्देश्य पूर्ण ना हो कोई चीज, तब तक तो आप लाभ कमा ही नहीं सकते, है ना। प्रोफेसर उर्बिक ने इस शब्द को कहा है, ये विशेष रूप से याद रखना। और क्वेश्चन में जैसे बता रहा हूं वैसे की क्वेश्चन आप पे आ जाएंगे, ठीक है। नियोजन अनुमान की वजह तथ्यों पर आधारित एवं मानसिक चिंतन है, ठीक है। इस पॉइंट को भी लिख लेना। नियोजन अनुमान की वजह तथ्यों पर आधारित एवं मानसिक चिंतन है, यह भी याद रखना। चलो, एक अर्नेस्ट सी मिलर, दूसरा जो है उनका नाम लिख लो, अर्नेस्ट सी मिलर, अर्नेस्ट सी मिलर। इन्होंने क्या कहा है उसे भी आप लिख लो, ठीक है। बिना नियोजन की कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। बिना नियोजन के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, है ना। ठीक भाई, बिना नियोजन के आप कैसे भी कोई भी काम कर सकते हैं यार। बिना प्लानिंग कोई काम होगा ही नहीं, कंफर्म में नहीं होगा, है ना। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार भी लिख लो, एक व्यक्ति और है ना, जॉर्ज तीसरा। बहुत सारे राइटर है भैया, बहुत सारे लेखक। जॉर्ज आर टेरी,
ठीक है, इनके अनुसार भी इन्होंने कहा है नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि व तकनीक है। नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि है। बताओ कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि व तकनीक है, क्योंकि हम भविष्य में झांकते तो है और क्या करते हैं ना। ठीक, नियोजन मतलब हम आगे की सोच के चलते हैं भैया कि हमें ये काम करेंगे, है ना। हमने पहले ही सोच लिए कि कल घर बनाना है, तो आज सोचे ना हमने, तो झांके ना हमने, पहले ही जाके हमने भविष्य में झांक लिया। क्या झांका कि भैया ये होना है। तो जॉर्ज आर टेरी ने बहुत अच्छी शब्द कहा है, नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि व तकनीक है ना। ये पॉइंट को आप याद रखना। एलन के अनुसार नियोजन भविष्य में पकड़ने के लिए बताया गया पिंजरा है ना। याद रखना एलन ने क्या कहा है, चौथा पॉइंट। एलन के अनुसार अगर देखा जाए तो एलन ने कहा है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बताया गया पिंजरा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बताया गया पिंजरा है। ये पॉइंट को भी आप लिखना है ना। ठीक है, चलो यहां तक आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और देन पूरा आई थिंक कंप्लीट कर दिया मैंने आपको नियोजन को। ठीक है, देखो मैंने नियोजन को पूरा जितना भी टॉपिक थे वो सारे के सारे डिस्कस में आपको ले लिया मैंने। ठीक है, बाकी अपन देखेंगे कुछ और भी टॉपिक अगर बच जाएगा तो लास्ट क्लास में, जब अपना नियोजन का मतलब प्रबंध का लास्ट क्लास रहेगा, एक बार समरी लेके आ जाएंगे, शॉर्ट में अपन कैसे कैसे पढ़ना है वो पूरा बता दूंगा। ठीक है ना। तो नियोजन से इससे ज्यादा तो क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहे कि आएंगे भी। अगर हम देखें नियोजन से रिलेट करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो वो भी आपको मैं बता देता हूं, नियोजन से क्वेश्चन कैसे रिलेट करके आएंगे। ठीक है, नियोजन से क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं आएंगे, बट कभी कभी ऐसे होते हैं कि नियोजन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इसे भी विशेष रूप से याद रखना आप, क्योंकि नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियोजन प्रबंध की पहली प्रक्रिया है। तो आपको इस विशेष रूप से याद रखना है कि नियोजन के बगैर, इसके बाद में हमारा संगठन का टॉपिक आएगा। कल जो हमारी क्लास आने वाली वो संगठन का रहेगा। विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लोगों तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें। जितने बच्चे पेड कोर्स परचेस नहीं कर सकते वो बच्चे कम से कम फ्री तो पढ़ सकते हैं, है ना। बस आपका सहयोग इतना चाहिए कि आप दबा के शेयर करो, है ना। चलो, एक शब्द है, अगर मैं आपसे पूछूं नियोजन प्रक्रिया प्रयुक्त होती है, ध्यान रखना नियोजन जो है प्रक्रिया क्या होती है, प्रयुक्त होती है। ऑप्शन अल्पकालीन के लिए, मध्यकालीन के लिए, दीर्घ के लिए और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा ऑप्शन, आंसर क्या होगा आपका, है ना। आप कमेंट बॉक्स पर जल्दी बताएं मुझे, क्योंकि आपको विशेष रूप से ये चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, चलो एक एक करके मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कशन में लिया कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और प्रबंध में नियोजन का महत्व, है ना, लचीला है, खर्चीला है, क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हीं को आप समझते समझते आप पूरा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों को दबा के आप जरूर शेयर करें, है ना। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आज भी पेड कोर्स को परचेस नहीं कर सकते, कम से कम इस चैनल के माध्यम से वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ तो सकते हैं, है ना। तो आप उनकी सहयोग करें, आप तो मेरा कर ही रहे हैं मगर उनका भी सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ।